गोयल को शामिल करते हैं। वरुण गोयल जो एआईएफ और पीएमएस निपॉन एसेट मैनेजमेंट के चलाते हैं। वरुण, आपने बीएचईएल की कमेंट्री सुनी होगी और कैपिटल गुड्स कुछ स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियोज में मुझे नज़र आते हैं। बीएचईएल जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग जायंट बन के, जो ऑफकोर्स ये पहले भी था, लेकिन अब जो नए सेगमेंट जुड़ रहे हैं, डिफेंस, रेलवेज वगैरह, कैसे देखते हैं आप पीएसयू इंजीनियरिंग कंपनीज को? नमस्कार अजय, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ा जो केपेक्स प्रोग्राम है, अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, तो वो रेलवेज में चल रहा है। तो रेलवेज रिलेटेड जितनी भी आप केपेक्स एक्टिविटी देखेंगे, उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.5 से 2 लाख करोड़ का रेलवे का केपेक्स है। अगर आप डिफेंस को देखें तो उसमें भी भारत सरकार का जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया का, तो उसमें भी काफी तेजी से अब एक्शन आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से काफी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि सब ये प्रोग्राम को इंडिजिनाइज करना है। तो जो कंपनियां इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं वो डेफिनेटली अच्छा करेंगी। पिछले 8-10 सालों से जो थर्मल पावर है उस एरिया में ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। फोकस सारा सोलर और विंड की तरफ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार का ये भी ध्यान है कि सोलर और विंड को बैलेंस करने के लिए जो थर्मल पावर की जरूरत है, इसलिए कुछ प्लांट्स थर्मल के भी लगाने होंगे। तो ओवरऑल पावर है, रेलवे है, डिफेंस है, इन सभी क्षेत्रों में भारत सरकार की तरफ से फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लगातार करा जा रहा है। तो हमारे हिसाब से जो कंपनियां इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, उन सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले कुछ सालों में। एब्सोल्युटली। मॉर्निंग मिस्टर गोयल, एक और चीज़ समझना चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ कैपिटल गुड स्पेस की बात कर रहे हैं। अब बजट से पहले, क्योंकि ये भी एक बहुत मोमेंटम में है कि कैपेक्स ओरिएंटेड बजट होगा, और बजट को देखते हुए आपने रेलवेज की तो खैर बात की, उसके अलावा और कौन सी बड़ी थीम्स है जहाँ पर आपको लगता है कि फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ी थीम है जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हो गई कि सभी कंपनियां, चाहे वो बेयरिंग्स के क्षेत्र में है, चाहे वो इंजीनियरिंग, पंप्स, सभी में एक तो फोकस ये हो गया कि चाइना के साथ साथ सभी यूरोपियन और अमेरिकन कस्टमर्स चाहते हैं कि एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस बन के उभरे। उन सभी कंपनियों जिनके पास कैपेबिलिटी है, टेक्निकल नो हाउ है, कस्टमर्स हैं, उन सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा कि जैसे कि हमने बात की कि डिफेंस एक बहुत बड़ा एरिया उभर कर आया है, जिसमें कि भारत सरकार का ये प्रयास है कि भारत एक बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरर कंट्री बन के उभरे। काफी सारे सेक्टर हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं, जिसमें नई नई तकनीकें आती रहती हैं। तो सरकार का फोकस है उन कंपनीज को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे कि आप जानते हैं अगले साल ऑपरेशनल हो रहा है काफी लंबे अंतराल के बाद, और उससे रिलेटेड जो कि लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनियां रहेंगी, जो कि रोलिंग स्टॉक और बाकी इक्विपमेंट्स उन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए सप्लाई करेंगे, उन सभी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है वरुण, ये आईटी और मेटल्स को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर चर्निंग होनी है और बाजार को रुके रहना है तो बहुत दिनों तक बैंक में नहीं आप रुक पाएंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाना ही होगा। तो दूसरी जगह वो कौन सी है? वो आईटी है, वो मेटल्स है क्या? देखिए, आईटी सेक्टर में इस साल काफी ज्यादा स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। मिड कैप कंपनीज 30, 40, 50% तक गिरी हैं। लार्ज कैप कंपनीज 15, 20% और 25% तक का फॉल देखने को मिला है। हमें लगता है वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। जितना की डर है उतना शायद रेवेन्यूज और प्रेशर और बॉटम लाइन पे प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप देखें तो इवन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में भी आईटी कंपनीज ने 7 से 8% की ग्रोथ की थी। तो हमें ऐसा लगता है FY23 के तो रिजल्ट्स ठीक रहेंगे ही। इवन FY24 में भी आईटी कंपनीज 10% टॉप लाइन ग्रोथ आराम से कर लेंगी। और यूएस रिसेशन, डेफिनेटली यूएस में रिसेशन रहेगा, लेकिन शायद वो इतना डीप और इतना लंबा ना हो जितना कि पहले उम्मीद की जा रही थी। तो इस हिसाब से हमें लगता है आईटी सेक्टर में अगले 3 से 4 साल जो कि डिजिटलाइजेशन की स्टोरी है, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट की स्टोरी है, वो कंटिन्यू करेगी। और लार्ज कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज पे हमारा ध्यान पॉजिटिव रहेगा। वरुण, आपने टू व्हीलर स्टॉक्स में कहाँ पे पोजीशंस ऐड करना शुरू किए, या रूरल सेंट्रिक एरियाज में? क्योंकि अर्ली इंडिकेशंस आ रहे हैं। सबसे पहले हीरो मोटर ने कहा डिमांड इंप्रूव हो रही है, फिर डाबर ने आके एक ब्रोकरेज कॉल में ये बात बताई कि अर्ली साइंस डाबर, अगेन रूरल कंपनी है। M&M फाइनेंस ने आज सुबह में ये बताई, और नोटेड रूरल इकोनॉमिस्ट महेश व्यास ने भी आज नोट निकाला है कहते हुए कि नवंबर में साइंस आने लगे कि रूरल रिकवरी हो रही है। अगर रूरल इंडिया, जो अभी तक ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और महंगाई से हिट था, रिकवर होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी स्टॉक्स में
रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है? आपने कहीं ऐड किए हैं वो नाम, या आप करेंगे? देखिए, जहां तक टू व्हीलर का सवाल है, हमें लगता है सबसे ज्यादा डिसरप्टेड जो स्पेस है ईवी की वजह से, वो टू व्हीलर स्पेस है। और हमें ऐसा लगता है कि जो स्कूटर स्पेस है वो अगले 2 से 3 साल में एटलीस्ट 50% जो शेयर है स्कूटर्स के क्षेत्र में, एटलीस्ट वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो जाएगा। जहां तक मोटरसाइकिल्स का सवाल है, तो वहां पे वीकनेस थोड़ा सा बना हुआ है। देखते हैं अगले कुछ महीनों में वहां कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कि नहीं। जो एफएमसीजी क्षेत्र है, अगर आप अगर यहाँ से अपटिक आता है, जैसे काफी टाइम से उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से रूरल सेक्टर में डिमांड साइड में कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ये भी देखना होगा कि बजट में क्या सरकार की तरफ से कुछ स्टिमुलस मेजर्स खासकर रूरल इंडिया के लिए अनाउंस किए जाते हैं। अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली हमें लगता है डिमांड में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। अर्बन तो अच्छा कर ही रहा है, और रूरल में भी अगर डिमांड आ जाती है तो ओवरऑल इंडिया ग्रोथ स्टोरी काफी पॉजिटिव हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे मिस्टर गोयल, इंटरेस्ट रेट को लेकर अब क्या सिनेरियो दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का सिनेरियो एमपीसी ले सकता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ये है 35 बीपीएस पॉइंट्स हाइक हो सकता है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ के साइंस पहले भी आरबीआई गवर्नर बात कर चुके हैं कि अगले साल फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर से आपको साइन दिखेंगे यहाँ कूल ऑफ होने के, और इसलिए रेट हाइक्स छोटे होंगे। तो क्या आगे सिनेरियो कैसा रह सकता है रेट हाइक्स का? देखिए, ऑलरेडी 190 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हम पिछले 6 महीने में देख चुके हैं। इतना फास्ट रेट हाइक शायद इंडिया ने बहुत कम देखा है, और हमें लगता है कि अभी 35 बिप्स और ज्यादा से ज्यादा एक फरवरी में 25 बिप्स का रेट हाइक पॉसिबल है। अगर आप देखें तो यूएस में भी जो क्वांटम ऑफ इंक्रीज है वो अब रिड्यूस हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है। जहां तक इंडिया का सवाल है, तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए क्रूड ऑयल का प्राइस रहता है। हमें ऐसा लगता है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $85-90 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो शायद इन्फ्लेशन का पीक हमने देख लिया। तो हमें इन्फ्लेशन पे व्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्रूड ऑयल प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस पर नजर रखनी होगी। और अगर रशिया यूक्रेन सिचुएशन थोड़ा काम डाउन होता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइस भी शायद ये रेंज में आ जाए। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।